हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून एंड आप सभी को आज के फ्रेंडशिप डे के लिए हैप्पी फ्रेंडशिप डे। तो वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी नेस्ट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बोला था कि जब हमारा ब्रॉन्ज एज चल रहा था इंडिया में, तब नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में, या अगर आप तब का इंडिया का मैप मान ले तो ये वाला एरिया में, और यहाँ पे पाकिस्तान था, अफगानिस्तान, ये वाला पोर्शन में फर्स्ट सिविलाइजेशन फॉर्म हो रहा था। और क्या हुआ था कि जब फर्स्ट सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ था तब चालकोलिथिक पीरियड नहीं चल रहा था, इतना फ्लरिशिंग वे में नहीं चल रहा था। जब ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ था तब चालकोलिथिक पीरियड स्टार्ट होना और ज्यादा प्रोग्रेस करना स्टार्ट हुआ था। तो आप लोगों को पता है चालकोलिथिक का मीनिंग मैंने आपको पार्ट 2 ऑफ आवर एंशिएंट हिस्ट्री में बताया था। चालकोलिथिक का मतलब था कॉपर स्टोन पीरियड। तो जब लोग कॉपर स्टोन पीरियड में नहीं पहुंचे थे तभी लोग स्टोन एज से बाहर निकलते ही इधर ये वाला पोर्शन में क्या हुआ था, एक सिविलाइजेशन, इंडिया का फर्स्ट सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ था, इंडस वैली सिविलाइजेशन बाय सर्का 2600 बीसी। मतलब 2600 बीसी के आसपास इंडस वैली सिविलाइजेशन फॉर्म हुआ था। और यहाँ पे लोग बहुत ज्यादा तरक्की किया था, ट्रेड हो, एग्रीकल्चर हो, या फिर कुछ भी हो, उन लोग का हाउसेस का पैटर्न, टाउन प्लानिंग, सिटीज इतना अच्छा था। आज के टाउन से भी कहीं ज्यादा अच्छा था यहाँ पे उस टाइम पे ही, आप सोचिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पे अगर वो हो रहा था तो ये दूसरा जगहों में क्या हो रहा था। दूसरा जगहों में कहीं कहीं स्टोन एज ही चल रहा था, कहीं कहीं कॉपर एज चल रहा था, कभी कभी चालकोलिथिक पीरियड चल रहा था, लेकिन इतना प्रोग्रेस नहीं हुआ था। लेकिन ये वाला एरिया में 2200 बीसी में इंडस वैली सिविलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। ओके, ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था, ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ही वो लोग एक दिन नींद से उठने के बाद वो लोग ने बोल दिया कि हाँ अभी हम लोग तरक्की करेंगे और ये काम करेंगे, वो लोग काम में लग गए और एक सिटी बन गए, ऐसा तो नहीं हुआ था। वो लोग ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली एक टाइम के बाद ये सीखा वो सीखा, उसके बाद तरक्की कर करके ऐसा प्रोग्रेस किया कि एक बहुत अच्छा सिटी बन गया था। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन 3 फेज में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है अर्ली अर्ली फेज, और इसको फर्स्ट फेज भी बोलते हैं। दिस पीरियड started from circa 3300 BC to circa 2600 BC। तो इस फेज में क्या हुआ था, जो ट्रेड है, एग्रीकल्चर है, और जो टाउन्स है, वो सब डेवलप होना स्टार्ट किया था। पहले तो बहुत छोटा छोटा था, पहले विलेजेस था, विलेजेस में छोटा छोटा, मतलब नोमेडिक नहीं थे तब लोग सेटल होना स्टार्ट किए थे। लेकिन वो लोग सेटल होने के बाद भी जब छोटा छोटा ग्रुप बना के विलेजेस में रहे थे, तब सिटीज वगैरह, ट्रेड्स वगैरह डेवलप होना स्टार्ट कर दिया, और इस पीरियड में, अर्ली फेज में ये होने लगा था। तो वी राइट
सेकेंड इज मैच्योर फेज। मैच्योर फेज स्टार्ट होते हैं circa 2600 BC से circa 1900 BC तक। मैच्योर फेज में क्या होता है, जो सिविलाइजेशन है वो मैच्योर्ड हो चुका है, मतलब जो डेवलप होना स्टार्ट हुआ था, टाउन्स और सिटीज ये सब डेवलप हो गया था, दे वर वेल एस्टेब्लिश्ड, और ट्रेड जो है वो पूरा मतलब पूरा 100% अपने कैपेसिटी में फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया था। And the last and the third phase is late or post हड़प्पन phase। इस फेज में क्या हुआ था, ये तो मेच्योर हो गया था सिटीज वगैरह, लेकिन मेच्योर होने के बाद पोस्ट हड़प्पन फेज में बहुत सारा रीजंस है जो हम लोग डिस्कस करेंगे। वो सब रीजंस के वजह से ये जो आईवीसी है, जो सिटीज है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। वो सब मतलब जो आईवीसी था वो पूरा सिटी ही इवैक्यूएट हो गया, लोग वहां से चले गए, या फिर वो टाउन सिटी सब खत्म हो गया था। तो लेट और पोस्ट हड़प्पन फेज के लास्ट में देयर वाज नो इंडस वैली सिविलाइजेशन, एंड बाय 1500 BC इंडस वैली सिविलाइजेशन और इंडिया's फर्स्ट civilization was fully declined. So we write okay. So you can take a screenshot of this. Okay. Now we understand about the geological extent of Indus Valley civilization. मतलब कहाँ कहाँ तक इंडस वैली सिविलाइजेशन फैल गए थे। मैंने तो आप लोग को बोला था पहले ही एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में यहाँ पे फैले हुए थे। और उस टाइम पे जब इंडिया और पाकिस्तान का सेपरेशन कब हुआ, जब हमको फ्रीडम मिला तब हुआ था, लेकिन उसके पहले इंडिया में तो पाकिस्तान था ही। तो ये वाला जो रीजन है पाकिस्तान का रीजन, और थोड़ा आइसोलेटेड एरियाज ऑफ अफगानिस्तान, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ये पाकिस्तान है, और यहाँ पे है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान का दो आइसोलेटेड टाउन है, दो आइसोलेटेड टाउन इंडस वैली सिविलाइजेशन में आया था। पाकिस्तान का बहुत सारा एरिया इंडस वैली सिविलाइजेशन में था, और इंडिया का नॉर्थ वेस्ट साइड इंडस वैली सिविलाइजेशन का था। और पाकिस्तान में ही आप लोग ने हड़प्पा और मोहनजोदारो के बारे में सुना ही होगा, मोहनजोदारो का एक मूवी भी निकला था। तो हड़प्पा एंड मोहनजोदारो was from Pakistan. Okay, so now we write about the geographical extent of Indus Valley civilization. Geographical extent of IVC. IVC मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो फर्स्ट में क्या है,
नॉर्थ वेस्ट में है, इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वो वहां पे फैला हुआ है। और नॉर्थ वेस्ट इंडिया का कहाँ कहाँ पे आईवीसी था, 4 सिटी मोस्टली था, वो है पांजा, राजस्थान, हरियाणा एंड गुजरात। पाकिस्तान का तो आप लोग को पता ही है, 2 very popular sites which are there: Harappa and Mohenjo-daro। और यहाँ के हड़प्पा इतना पॉपुलर है कि ये वाला सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं बोल के कभी कभी हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। एंड थर्ड वन इज टू आइसोलेटेड साइट्स ऑफ अफगानिस्तान। Okay, the names are Sortugil, and Mundiga. Okay, you can write this down or take a screenshot of this. Okay, so ये तो हो गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन का फेजेस कितना है, क्या क्या है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट कितना था, वो सब हमने जान लिया। अभी हम लोग को ये पता करना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या हुआ था। मैं दोस्तों मैं आप लोगों को एक बार बता दूं कि हम लोग, जब मैंने फर्स्ट क्लास में ही बोल दिया था कि हम लोग हिस्टोरिकल चीजें कैसे हम लोग को पता चलते हैं। ऑब्वियसली 2 सोर्सेस है, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी सोर्सेस। आर्कियोलॉजिकल हम लोग को पता है, जो हम लोग छू सकते हैं, लाइक कोई क्राफ्ट वगैरह हो, कॉइन्स में हम लोग को क्या मिलता है, एक ऐसा अगर सेकेंड, हिस्ट्री में ज्यादातर कॉइन्स में क्या हुआ होता था, एक ऐसा कॉइन होता था, यहाँ पे उस टाइम के रूलर और फिर राजा या फिर वो लोग का जो जो देव देवता को पूजा करते थे वो सब का मूर्ति होता था। ठीक है, वहां पे उस चीज का कब से कब तक वो राजा ने शासन किया था, रूल किया था, वो याद होता है। या फिर यहाँ पे थोड़ा सा वो जगह का नाम होता है। ऐसे बहुत कुछ चीजें यहाँ पे होता है। और ज्यादा जब राजा लोग भी नहीं थे, और ज्यादा हम लोग अगर हिस्ट्री के अंदर चले जाए, एंशियंट पीरियड्स में कौन से हम लोग को ये पता चलता था कि कॉइन के अंदर यहाँ पे लोग होते थे। लोग अगर कोई एरो चला रहे हैं या फिर कोई एनिमल का कुछ दर्शाते हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि क्या एनिमल उस टाइम पे हंट करते थे, कि कैसा कैसा टूल्स इस्तेमाल करते थे, ये सब। लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में सिर्फ हम लोग को स्क्रिप्चर ही मिला है। जो केव में रॉक आर्ट्स होता था, उससे हम लोग को पता चला है इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, स्कल्पचर के बारे में पता चला है। और हम लोगों को तो आप लोगों को तो पता ही होगा, अभी अभी एक कंट्रोवर्सी हुआ है कि एनसीईआरटी में जो डांसिंग गर्ल था, द डांसिंग गर्ल, हर पिक्चर वाज ब्लर्ड। एनसीईआरटी ने ये बोला था कि दे फाइंड इट वेरी अनअप्रोप्रिएट टू
portray this dancing girl image in 8 or 9th year students book so that they can't watch it, so they blurred and it looked like the dancing girl is wearing any type of clothes. Okay, तो वन इज डांसिंग गर्ल का जो वो है स्ट्रक्चर है वो मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। उसे उसके बाद एक प्रीस्ट किंग का भी एक मिला है स्ट्रक्चर, उससे भी हम लोग को पता चलता है। ठीक है, ऐसा बहुत सारा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से हमको इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पता चला है। लेकिन जितना भी लिटरेरी सोर्स है और जितना भी हम लोग जो बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का लोग जो जो लिखे थे अपने हैंड राइटिंग से, अपना हैंड रिटन जो भी टूल्स में वो लोग ने अपना अपना जो भी लिखा था वो अभी तक डिकोड नहीं हुआ है। और जस्ट बिकॉज अभी तक बहुत सारा हिस्टोरियन ट्राई कर रहे हैं कि वो लोग डिकोड कर सके ताकि हमको आईबीसी के बारे में और अच्छे से पता चल पाए, लेकिन आईबीसी के बारे में जितना पता चला है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से ही पता चला है। लिटरेरी सोर्सेज से पता क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि इन लोग का हैंड राइटिंग जो है वो अभी तक कोई भी हिस्टोरियन डिकोड नहीं कर पाए हैं। तो हम लोग को कैसे पता चला? ये तो पता चलता है हमको कि आर्कियोलॉजिकल से हमको प्रीस्ट किंग मिला, डांसिंग गर्ल मिला, केव्स में रॉक आर्ट्स मिला, और कभी कभी कहीं कहीं पे कुछ चीजें हैं जैसे मोहनजोदारो में भी है, हड़प्पा में भी है। लोथल में एक डॉकयार्ड है। डॉकयार्ड मतलब तो आप लोग को पता है, जो वो रहते हैं ना बोट्स जहाज ये सब रखने का, जैसे हम लोग का बस स्टैंड होता है ऐसा बोट जहाज रखने का जो जगह होता है उसको डॉकयार्ड बोलते हैं, वो लोथल में मिला है। और यहाँ पे भी एक ऐसा पूल जैसा मिला है। ठीक है, पूल जैसा एक स्ट्रक्चर मिला है, ऐसा बहुत सारा चीजें मिला है, लेकिन लिटरेरी सोर्स कुछ भी नहीं मिला। तो हमको कैसे पता चला कि ये लोग ट्रेड में बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहे थे? उसका तो कोई प्रूफ नहीं है। तो गाइस, इसका एक कैच ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का हम लोग ने डिकोड नहीं किया है, लेकिन दूसरा जो जिस ऐसा तो नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही सिविलाइजेशन हो रहा था, दूसरा जगह पे सिविलाइजेशन नहीं हो रहा था, ऑफकोर्स हो रहा था। तो दूसरा जगह में जो सिविलाइजेशन हो रहा था उन लोग का लिटरेचर हम लोग वो लोग ने डिकोड कर लिया है, और वहां पे हम लोग को पता चल गया है कि वो लोग जो जो सिविलाइजेशन में डिकोड हुआ है और वो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ ट्रेड कर रहा है, उन लोग के लिटरेचर उन लोग के कॉइन्स में पता चल गया है। तो हम बता सकते हैं कि आईबीसी के लोग उन लोग के साथ कर रहे थे ट्रेड। ओके, तो आईबीसी के साथ जब आईबीसी फ्लरिश हो रहा था, आईबीसी के साथ साथ दूसरा जगह पे कौन सा सिविलाइजेशन एक साथ ही डेवलप हो रहा था और वो लोग आईबीसी के साथ ट्रेड कर रहे थे। फर्स्ट तो है इजिप्ट। इजिप्ट का तो आप लोग को पता है, इजिप्ट का बहुत ज्यादा पिरामिड्स हो गया, ये सब हो गया, उन लोग का सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा डेवलप था, और ये सब इंडस वैली सिविलाइजेशन का साथ ही कंटेम्परेरी था। आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, कंटेम्पोरेरीज ऑफ आईबीसी। फर्स्ट है इजिप्ट, सेकेंड है मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया के साथ लार्ज अमाउंट ऑफ ट्रेड आईबीसी का चल रहा था। And third is
चाइना। ओके, तो ये भी लिख दीजिए आप लोग। फीचर्स ऑफ आईबीसी। आईबीसी इतना पॉपुलर है, फास्ट सिविलाइजेशन है, तो उसका सबसे ज्यादा क्या फीचर्स है जो आईबीसी को इतना ऊपर रखते हैं और हम लोग इतना बोलते हैं कि ये सिविलाइजेशन बहुत डेवलप था, उस टाइम के हिसाब से तो बहुत ज्यादा डेवलप था। तो फर्स्ट इज टाउन प्लानिंग। वो लोग मतलब अपना टाउन सिटीज इतना प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं कि हम लोग अभी के टाइम पे टाउन प्लानिंग तो उस हिसाब से सोच भी नहीं सकते कि वो लोग ने इतना अच्छा डेवलप कर लिया था। वो लोग अभी देखिए हम लोग का फ्लड आता है असम में ही, अपर असम में कितना बड़ा फ्लड आया था। अभी असम की कैपिटल गुवाहाटी में इतना ज्यादा बाढ़ आ जाता है। वो तो मतलब मैन मेड बाढ़ है, मैन मेड फ्लड है, क्योंकि एक बारिश में ही फ्लड आ जाता है। अपर असम में जो बाढ़ आया इस बार 2026 में, वो तो लोग सोचा ही नहीं था। लेकिन टाउन प्लानिंग में दूसरा चीजें भी, दूसरा फैक्टर्स भी है, लेकिन टाउन प्लानिंग भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर ड्रेनेज सिस्टम हमारा और चीजें अगर इतना अच्छे से प्लानिंग करके अगर बनाते, टाउन्स बनाते, तो इतना ज्यादा हिलेरियस कंडीशन किसी का नहीं होता। लेकिन आईबीसी के लोगों ने टाउन प्लानिंग इतना अच्छे से किया था, उन लोग का ड्रेनिंग सिस्टम, उन लोग का हाउसेस, उन लोग का सब कुछ इतना परफेक्ट था कि वो देख के हम लोग बोल सकते हैं हाँ, दिस सिविलाइजेशन वाज वे मोर बेटर देन अस। एंड सेकेंड वन इज एक्सटेंडेड ट्रेड। ट्रेड के बारे में तो मैंने बोला ही है आप लोग को। ये लोग बहुत ज्यादा ट्रेड कर रहे थे, स्पेशली विथ मेसोपोटामिया। और मेसोपोटामिया, आप लोग को लगता होगा कि मेसोपोटामिया क्या है। तो करंट डे में इराक ही मेसोपोटामिया है। ओके, सो यू कैन राइट इट डाउन। फाइन। तो अगर हम लोग टाउन प्लानिंग ऑफ आईबीसी देखें, तो आईबीसी का जो टाउन्स थे, टाउन्स मेनली दो टाइप में डिवाइडेड थे। फर्स्ट वन इज सिटाडेल। Citadel is the upper town. And second one is lower town. ये जो citadel है, this made on elevated area. तो मतलब क्या होता था, ऐसे एक टाउन होता था, ठीक है, ऐसा एक टाउन है, तो बीच में ऐसा एक एलिवेटेड एरिया होते हैं और यहाँ नीचे भी एरियाज होते हैं। तो ऐसे 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 नीचे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर का एरिया होता है, यहाँ पे भी ये पूरा ही टाउन है, ठीक है। तो ये ऊपर का एरिया को हम लोग सिटाडेल बोलते हैं और ये है लोअर टाउन। सिटाडेल तो मैदान एलिवेटेड एरिया था। तो सिटाडेल का लोग क्या करते थे कि वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव, रिलीजियस, जितना भी डिसीजन लेते थे, जितना भी टास्क होता था, सब सिटाडेल के लोग करते थे। यू कैन से लाइक दिस दैट लोअर टाउन में रेसिडेंशियल एरियाज और
कॉमन। तो आप लोग सिटाडेल को कैपिटल भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारा कैपिटल में कॉमन लोग भी रहते थे, लेकिन यहाँ के सिटाडेल में कॉमन लोग नहीं रहते थे। जितना भी रिलीजियस एक्ट होता था, जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन टास्क लेते थे, सिटाडेल में होते थे। एवरीथिंग, एवरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड लोअर टाउन में क्या करते थे, जो कॉमन पीपल थे वो लोग का रेसिडेंशियल एरिया था। तो सिटाडेल वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेशन और religious means. Okay, fine. तो मैंने आप लोग को बोला होगा कि मोहनजोदारो में जो एक पुल जैसा बना हुआ था, एक स्ट्रक्चर है। तो अभी के दिन के पाकिस्तान में है ये। तो मोहनजोदारो में जो पुल जैसा स्ट्रक्चर था, उसको ग्रेट बाथ बोलते थे। वो स्ट्रक्चर ऐसा है, आप लोग इंटरनेट में सर्च कर सकते हैं। स्टेडियम जैसा है, ठीक है। यहाँ पे नीचे ऐसा स्ट्रक्चर है और यहाँ पे लोगों का बैठने का जगह है। तो ये वाला जो बाथ सिस्टम है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये लोग बहुत ज्यादा डेवलप थे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो हम लोग के जैसे पूल पार्टी करेंगे या फिर समर के दिन समर कैंप करेंगे वहां पे, ऐसा भी नहीं है। तो ये हिस्टोरियंस ये बोल रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं कि यहाँ पे रिलीजियस टास्क होता था, जितना भी रिलीजियस पूजा पाठ होता था, तो ये ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो में होता था। तो ये जो ग्रेट बाथ है ना, वो कहाँ था, सिटाडेल में था, मोहनजोदारो के। So we can write this. टाउन प्लानिंग के अंदर ही आप लिख सकते हैं। Okay, the Great Bath of Mohenjo-daro was located in Citadel for the means of religious acts or activity. ओके, उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, जो लोअर टाउन था, जो नीचे का हिस्सा था, वहां पे जो घर बना था, वो घर बहुत ही वेल प्लान था, प्रॉपर था। और जो सैनिटाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। और वो लोग का घर पे कोर्टयार्ड्स भी था। मतलब कोर्टयार्ड्स मतलब क्या है, जैसे अभी तो नहीं है, लेकिन पहले का जमाने में ऐसा था कि पूरा सराउंडिंग में रूम 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 रूम, यहाँ पे रूम, यहाँ पे रूम, यहाँ पे रूम 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 होता था। और बीच में बैठने के लिए एक आंगन, हाँ आंगन जैसा एक जगह था। तो उस टाइम पे भी आंगन जैसा घर के पास मिला है था। और जो हाउसेस के बाहर, हाउसेस में जो पानी निकलता है, उसका भी ड्रेनेज सिस्टम का बहुत ज्यादा अच्छा ये लोग ने स्ट्रक्चर बनाया था। पहले क्या करता था, जो हाउस है, हाउस से पानी आके ड्रेन में जो कॉमन छोटा छोटा ऐसा ऐसा रोड्स था ना, रोड्स होके ये कॉमन रोड है, ये कॉमन रोड है, ये कॉमन रोड है, छोटा मतलब गली गली था। और गली गली में ऐसा 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 घर था, ठीक है। यहाँ से पानी आके ड्रेन सिस्टम में आके यहाँ पे आ गया, तो यहाँ से पानी आके यहाँ से ऐसे ऐसे हर घर से गलियों तक पानी जाता था। गलियों से ड्रेन से पानी आके ये मेन
जो रास्ता है, मेन रास्ता के नीचे का ड्रेनेज सिस्टम में या फिर मेन रास्ता के नाली में हर घर से ड्रेनेज सिस्टम से पानी होके मेन ड्रेन में कलेक्ट होके वो बाहर चला जाता था। तो they were very much sensitive about the sanitization topics, drainage system. Okay, and also the town planning was of grid system. तो आप लोग को लगा होगा कि ये ग्रिड सिस्टम क्या है। ग्रिड सिस्टम ये है कि अभी अगर आप घर से बाहर निकल जाओ, आप अगर घर से बाहर निकल के साइकिल चला के बाइक चला के बाहर निकल जाओ, आप ऐसे अगर सीधा 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 चले जाओ तो कहीं ना कहीं आप टकरा ही जाओगे, 100 या 200 मीटर में ही टकरा जाओगे। तो हमारा ऐसा रास्ता है, ऐसे जाता है, फिर ऐसे जाता है, कुछ भी बना के रखा है। लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन में ग्रिड सिस्टम का रास्ता था। वो लोग पूरा ऐसा रास्ता पूरा 90 डिग्री का था। रास्ता पूरा 90 डिग्री का था ऐसे। ओके, तो ये अगर रास्ता है, ये रास्ता है ऐसे, बीच में एक घर है, फिर रास्ता है, बीच में एक घर, फिर रास्ता, बीच में एक घर, ऐसे ऐसे ग्रिड सिस्टम था। तो अगर आप ड्रोन व्यू या ऊपर से अगर व्यू बर्ड आई व्यू ले तो आप लोग को ऐसे दिखेगा उन लोग का मैप। तो इतना वो लोग का सिस्टमेटिक स्ट्रक्चर था। So we write about this. The town of every IVC was of grid pattern. The rows are made at 90 degree angle. The drainage system was very well planned and water from each house was carried to main drain in a very sanitized way. Okay. Houses had courtyards, rooms bigger और smaller. यहाँ पे मैं ये बोल दूं कि जो घरों में रूम था वो छोटा छोटा भी घर था, बड़ा बड़ा घर भी था, और घर के अंदर का रूम भी छोटा था, बड़ा था, ऐसा था। ये क्यों था? यहाँ पे ये इंडिकेट करते हैं कि इकोनॉमिकल डिफरेंस ऑफ आईवीसी इज इंडिकेटेड बाय दिस। कुछ घर बड़ा है, मतलब वहां पे अमीर लोग रहते थे, गरीब लोगों का घर छोटा था, ऐसा। सो यू कैन नोट इट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। ओके, लेकिन अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि लोग अमीर और गरीब भले थे, लेकिन ऐसा नहीं थे कि वो लोग डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि तुम अमीर हो तो तुम जाओ
तुम पहले जाओ, हमारा जैसे होता है मंदिर में भी अमीर लोग पैसा दे के आगे चला जाता है, गरीब लोग लाइन पे रह जाते हैं। ये लोग ऐसे नहीं थे। ये लोग का दिल में उन लोग का स्टैंडर्ड में ही सब लोग का स्टैंडर्ड सेम था। भले ही कोई ज्यादा कमा रहे हैं, कोई कम कमा रहे हैं, लेकिन वो लोग का स्टैंडर्ड सेम ही था। वो लोग का अमीर गरीब कुछ भी नहीं था, सब लोग को इक्वल राइट्स मिलेगा ऐसा था। और आईबीसी का ये भी एक पॉइंट है कि वो लोग का कोई राजा नहीं था। हम लोग को कुछ हिस्ट्री के आर्कियोलॉजिकल फैक्टर से कुछ मिलता नहीं है जो दर्शाए कि वहां पे कोई एक सुप्रीम पावर है। कोई राजा राजा भी नहीं था, तो राजा होगा तो पैलेस भी तो होगा ही ना, लेकिन कोई पैलेस नहीं दिखाई दिया है आज अभी तक आईबीसी में। और वो लोग एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे थे। वो लोग धान, गेहूं, सेसमे, राई, ये सब बहुत उगाते थे। तो वो लोग क्या करते थे, जो सिटाडेल में है, सिटाडेल में वो रहते थे, क्या बोलते हैं उसको, स्टोरेज सिस्टम होता था। स्टोरेज सिस्टम में सिटाडेल में वो लोग अपना जितना भी एग्रीकल्चर में क्रॉप्स उगते थे वो लोग वहां पे जमा करते थे, वहां का टैक्स भरते थे। वो लोग वहाँ का जो ट्रेड भी करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन उस अभी का सीन जो पाकिस्तान में है, वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ही था उस टाइम पे। तो चीन में फर्स्ट टाइम कॉटन प्रोड्यूस हुआ था, तो कॉटन का भी ट्रेड करते थे वो लोग। और एक बात ये है, जो वाटर सिस्टम है, वाटर सिस्टम में वो लोग तो एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा करते थे, है ना। तो एग्रीकल्चर में क्या होता था, जहाँ जहाँ पे मानसून बहुत अच्छा था, रिवर के पास एरिया था, वो लोग को तो पानी का कोई चिंता नहीं था। लेकिन जहाँ पे वो सिस्टम नहीं था, सेमी एरिया था, एरिड एरिया था। सेमी एरिड एरिया मतलब क्या था कि आधा ड्राई और आधा पानी, मतलब सीजनली बारिश आता है और एक सीजन में बारिश नहीं होता है, तब बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। तब वो लोग क्या कहते थे एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर के लिए वो लोग क्या करते थे, एक पूरा एकदम वाटर टैंक का बहुत ज्यादा बड़ा वाटर टैंक का सिस्टम था। और वहां पे वो लोग ना बारिश का पानी जो था वो यहाँ पे स्टोर करते थे। और ये जब बारिश नहीं होता था और एग्रीकल्चर के पर्पज में वो यहाँ से पाइप वगैरह से वो लोग खेतों में पानी का व्यवस्था करते थे, ठीक है। तो एवरीथिंग वी विल राइट नाउ to finally trade system of IBC. Cotton was first produced in Sindh. और वो लोग इतना अमीर थे और इतना डेवलप थे, वो लोग गोल्ड सिल्वर ये सब का ज्वेलरी यूज करते थे। और वो लोग एक प्रेसियस ऑर्नामेंट का यूज करते थे, और वो प्रेसियस मटेरियल का नाम था लापिस लाजुली। और ये लापिस लाजुली अफगानिस्तान में मिलता था। तो वो ये लापिस लाजुली अपना अमीरी दिखाने के लिए पहनते थे। They traded jewelry of gold, silver, etc. and used lapis lazuli as their badge of financial status. And this lapis lazuli is found in Afghanistan. Okay. एग्रीकल्चर में लिखिए
various crops like rice, wheat, barley, rye, sesame were produced. They were very egalitarian in nature. Egalitarian मतलब equal status in society. Okay. Take a screenshot of this. और कुछ नोट करके हम लोग पॉइंट्स लिखेंगे. There was neither any political structures nor palaces found. The water tanks are used in semi-arid areas for agriculture. The crops were stored in citadels. ओके, तो फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं कि इतना बढ़िया सिविलाइजेशन, इतना अच्छा सिविलाइजेशन डिक्लाइन कैसे हुआ? ये जो बाई सरका 1900 बीसी से सरका 1500 बीसी तक का टाइम था, इसमें ऐसा क्या हुआ था कि पूरा सिविलाइजेशन ही नष्ट हो गया? तो इस टाइम पे बहुत लोग ये बोलते हैं कि आर्यन इन्वेशन हुआ था. तो आर्यन इन्वेशन मतलब क्या था कि बाहर से हर सिविलाइजेशन या फिर बाद में भी जब हम लोग राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक उन लोग का टेरिटरी होगा, दूसरा लोग इन्वेड करेंगे, दूसरा लोग वार करेंगे, लड़ाई करेंगे और अपने में ले लेंगे, या फिर उस जगह का सारे लोगों को खत्म कर देंगे, मार देंगे. तो कोई कोई बोलता था कि आर्यन इन्वेजन हुआ था, दूसरा फॉरेन कंट्री का इन्वेजन हुआ था, यहाँ पे लोगों को अटैक किया और फिर मार दिया. लेकिन और हाँ, एनसीईआरटी बुक्स में भी वही लिखा हुआ है कि आर्यन इन्वेजन हो सकता है. और प्लस ये भी बात है कि जो लिखो डिक्लाइन ऑफ आईबीसी, the decline of
IBC was not monocausal or clear. Okay, a second. ओके, सो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जो आर्यन इन्वेजन का पॉइंट था वो तो खारिज हो चुका है, उसका कोई बेस नहीं है, उसका रीजन भी मैं बताऊंगी। और जो रीजंस है, द डिक्लाइन ऑफ आईबीसी का जो रीजंस है, द रीजंस ऑफ डिक्लाइन ऑफ आईबीसी का जो है, वो ऐसा नहीं कि एक ही कॉज में डिक्लाइन हो गया, बहुत सारा कॉजेस था, एक नहीं था। और ऐसा भी नहीं कि ये क्लियर है, हम लोग को दूसरा सोर्सेस में अगर पता चलता है तो हम लोग बोल देते हैं कि यही कारण से ये चीज हुआ था, लेकिन हम लोग क्लियरली इसके बारे में नहीं बोल सकते। आईबीसी का डिक्लाइन का रीजन आज तक क्लियर नहीं है, कोई नहीं जानता है, पक्का कोई नहीं बोल सकता है कि इसके वजह से ही हुआ था। लेकिन हम लोग कुछ कुछ चीजों से, हिंट से हम लोग थोड़ा बहुत आइडिया ले सकते हैं कि इस चीज के इस रीजन के लिए आईबीसी डिक्लाइन हुआ है। तो फर्स्ट हम जानेंगे क्यों आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ है। तो दोस्तों आप लोग सोचिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन इतना बड़ा सिविलाइजेशन था, उस टाइम में ही कितना डेवलप सिविलाइजेशन था। तो अगर दूसरा लोग इन्वेट करने के लिए आ रहे हैं, उन लोग को तो पहले से ही पता होगा, क्योंकि वो लोग इंडस वैली, जो इंडस इंडिया में जो इंडस वैली बहते हैं ना, इंडस रिवर बहते हैं, वो इंडस रिवर के आसपास में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था। तो अगर दूसरे लोग इधर से आते हैं, उन लोग को पता चल जाएगा, बहुत पहले ही पता चल जाएगा कि कोई लोग फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन लोग हम लोग को इन्वेट करने के लिए आ रहे हैं। तो इतना डेवलप सिविलाइजेशन, अगर कोई फॉरेन लोग इन्वेट करने के लिए आ रहे हैं, उन लोग को अगर पता चलता है, वो लोग कुछ वो नहीं लेंगे, वो लोग अपने अपने डिफेंस के लिए कुछ नहीं करेंगे, वो लोग कुछ ऐसा टूल्स वगैरह या फिर खुद अटैक कुछ नहीं करेंगे जो अपने आप को डिफेंड कर पाए। तो वो लोग डिफेंड क्यों नहीं करेंगे खुद को? तो वो लोग अपने आप को डिफेंड करने का कोई अभी तक प्रूफ नहीं मिला है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जितना भी चीजें पाए गए हैं, आर्कोलॉजिकल टूल्स पाए गए हैं, सब एग्रीकल्चरल टूल्स लाइक प्लाव और बुल्स में रखने वाला सिक्का, ऐसा मिला हुआ है। लेकिन कोई भी वार का वेपन या फिर कुछ भी तो मिलना होगा, तलवार या फिर कुछ हथौड़ा, कुछ तो मिलना होगा, कुछ नहीं मिला। वार का कोई वेपन आर्कोलॉजिकल टूल्स में से आईबीसी में ऐसे नहीं मिला है अभी तक। थर्ड इज, नो मास ग्रेव्स, मतलब अगर एक वार हो रहा है और पूरा सिविलाइजेशन के लोगों को मार दिया, ठीक है, वो लोग जो फॉरेन इन्वेडर्स है, सब लोग उन लोग को मार ही दिया, चलो हम लोग मान लेते हैं। तो मारने के बाद क्या करेंगे? वो लोग को दफनाएंगे या फिर ऐसे ही रख देंगे, फिर ऊपर ऐसे नीचे मिट्टी के नीचे वो लोग चले जाएंगे। तो जितना भी ग्रेव्स हम लोग को आईबीसी में से मिला है, या तो आईबीसी में से लोग क्या करते थे, अगर मैं आईबीसी का कोई एक कॉमन हूँ या फिर कुछ भी हो, आईबीसी का एक पर्सन हो, तो मुझे अगर दफनाया जाएगा और मेरा एक पेट है, ठीक है, मेरा एक बिल्ली है, कुत्ता है, कुछ भी है, तो मैं बोलूंगी कि मेरे साथ मेरा कुत्ता को भी दफना देगा। तो आईबीसी के लोगों के पास ऐसा मिला है कि लोगों के साथ पेट मिले हुए हैं, लोग अपने ज्वेलरीज भी अपने साथ गाड़ दिए हैं, ठीक है, अपने ग्रेव में लोगों के साथ ज्वेलरी भी मिले हैं, कहीं कहीं पे तो दो तीन लोगों को एक साथ गाड़े हुए हैं। लेकिन मास ग्रेव्स नहीं मिला है, बहुत सारे लोगों का ग्रेव्स एक साथ नहीं मिला है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऑल्दो एक पॉइंट ऐसा है कि मास चिल्ड्रन का ग्रेव मिला है, बहुत सारा चिल्ड्रन एक साथ उन लोग का ग्रेव एक जगह पे मिला है। लेकिन वो बोलते हैं कि एपिडेमिक के वजह से हो सकता है, कोई डिजीज के वजह से हो सकता है, लो चाइल्ड मोर्टेलिटी के वजह से हो सकता है, लेकिन देयर वाज नो
देयर इज नो solid proof of Aryan invasion. Okay. So डिक्लाइन ऑफ आईबीसी के अंदर ही आप लिखिए एपिडेमिक्स हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि बहुत वो आ गया है, एक डिजीज का एक वायरस आ गया है, सब लोगों को बीमार होना स्टार्ट हो गया तो वो लोग मर गए, ऐसा हो सकता है। ठीक है, फिर ये भी क्लेम करते हैं कोई कोई हिस्टोरियंस कि रेनफॉल डिक्रीज हो गया था ड्यू टू डिक्रीज रेनफॉल drought was created एंड उसके वजह से एग्रीकल्चर ड्रास्टिकली रूइन। और एक क्लेम है कि अर्थक्वेक, उस टाइम पे इंडस वैली प्लेन में बहुत सारा अर्थक्वेक आ रहा था और उसके वजह से जो नदी का पानी बहुत ऊपर चढ़ गया था और फ्लड आ गया था, तो लोगों को वो जगह छोड़ के आना पड़ा। ठीक है, तो ये था ऑल द रीजंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन का रीजंस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन। तो अभी के लिए तो इंडस वैली सिविलाइजेशन खत्म हो गया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को अगर कुछ कंफ्यूजन रह जाए, क्योंकि मैं एक क्लास में या फिर हाफ या 1 आवर में मैं पूरा इतना बड़ा सिलेबस जितना मैं उस टॉपिक में घुसा सकती हूँ, जितना मैं टॉपिक में कवर कर सकती हूँ मैं किया हूँ, फिर भी अगर कुछ रह गया है और आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन है, आप मुझे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो सब कवर कर दूंगी। तो आईबीसी के बाद आता है सल्कोलिथिक पीरियड। सल्कोलिथिक मतलब फिर से लोग जितना भी आईबीसी के बाहर लोग ऐसे स्टोन एज में और कोई को कहीं कहीं पे कॉपर स्टार्ट हो गया था, तो सब जगह पे सल्कोलिथिक पीरियड स्टार्ट हो गया था। तो आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ सकता है कि आईबीसी का लोग अगर आईबीसी का वो साइट छोड़ के दूसरे जगह पे आ गए हैं, तो लोग क्यों आईबीसी में नहीं रहेंगे? आई मीन आईबीसी के जगह छोड़ के लोग दूसरा जगह में आए हैं, तो वो लोग का तो अभी भी ब्रेन उतना डेवलप ही है, वो लोग जानते हैं कैसे सिटीज, कैसे टाउन प्लान कर सकते हैं, कैसे ड्रेनेज सिस्टम बना सकते हैं, कैसे एग्रीकल्चर ट्रेड कर सकते हैं, वो लोग को सब पता है। लेकिन वो लोग फिर से गांव एरिया में क्यों रहने लगे या फिर विलेज लाइफस्टाइल में क्यों रहने लगे? इसका बहुत सारा कारण है, क्योंकि आईबीसी में इंडस रिवर के आसपास वो लोग ने अपना वो बनाया था, जगह बनाया था, घर बनाया था। ओके, फिर वो लोग जब विलेज एरिया में दूसरा जगह में चले गए, दूसरा जगह में जब चले गए वो लोग को वैसा कोई स्कोप नहीं मिला कि वो लोग आईबीसी के तरह ही एक सिविलाइजेशन प्रिपेयर करे और वैसे ही रहने लगे। प्लस फाइनेंशियल कंडीशन का भी बात है, वो लोग आईबीसी डेवलप होने में ही इतना साल लग गया, फिर वो लोग डेवलप होने के बाद फ्लरिश किया ना, तो इतना सब एक फाइनेंशियल स्टेटस का बात है। लेकिन दूसरा जगह पे अगर वो ज्योग्राफिकल कंडीशन नहीं मिले उन लोग को, वो एग्रीकल्चर नहीं बन पाया, वो ट्रेड नहीं हो पाया, तो फाइनेंशियल कंडीशन वो लोग का पोर ही रहेंगे और उस फाइनेंशियल कंडीशन में वो लोग ऐसा टाउन या फिर सिटी